नमस्कार साथियों। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक जो कि भूगोल विषय से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण विषय भी है, क्योंकि हम अपने सौरमंडल के अंदर पृथ्वी की स्थिति के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम अपने इन क्लासेज के अंदर पढ़ने लग रहे हैं ग्रहों के बारे में, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ा है। जो मुख्य ग्रह हमने शुरुआत में पढ़े हैं, जो सूर्य है उसकी दूरी के अनुसार हम पढ़ने लग रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था बुध ग्रह के बारे में व शुक्र ग्रह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक उस ग्रह के बारे में जिसके ऊपर जीवन संभव है, अर्थात हम बात करने लग रहे हैं अर्थ के बारे में। जो अर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी है, भूमि है, धरा है, जिसके बहुत सारे नाम है, तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो ये धरती है किस प्रकार की है, ये देखने में किस प्रकार की है, जैसे कि हम इसको किसके समान मान करके चलते हैं, एक बाल के, एक गेंद के समान, एक गेंद के समान इसको माना जाता है। लेकिन क्या है, ये क्या है, पूर्ण रूप से गोल भी नहीं है। पूर्णतः ये जो धरती है ये कैसी नहीं है, पूर्णतः गोल नहीं है। जो ये धरती है इसको बोला तो लगभग किया जाता है गेंद के समान, गोल बोला जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, ये पूर्णतः क्या नहीं है, गोल नहीं है। अब इसके बारे में यदि हम देखें, जो ये हमारी अर्थ है, विषुवतीय रेखीय भाग जो इसका है, जो इसका विषुवत रेखीय भाग है, विषुवत रेखीय जो भाग है इसका, वो कैसा है, विषुवत रेखीय भाग किस प्रकार का है, उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ भाग है इसका, जो विषुवत रेखीय भाग है। अब इसका जो कारण है उस उभार का, वो क्या माना जाता है, इसका जो रीजन है इस उभार का, ये क्या माना जाता है, जो धरती की दैनिक गति है, दैनिक गति, इसको इसके उभार का कारण हम मान सकते हैं। अर्थात जो धरती की घूर्णन गति है, घूर्णन गति ही इसका जो उभार का कारण बनता है। क्योंकि यदि हम धरती को देखें, यहां पर लगभग जो इसकी आकृति है कुछ इस प्रकार की हम मान लेते हैं। जो इसके बीच वाला, यानी कि उभरा हुआ जो ये वाला भाग है, ये जो उभार इसके अंदर देखने को मिलता है, तो उसका रीजन क्या है कि धरती की जो घूर्णन गति है, अर्थात दैनिक गति है, उसके कारण ही क्या है, इसका ये विषुवत रेखीय भाग उभरा हुआ है। अब उसके बाद जो ध्रुवीय भाग है इस धरती का, यानी कि ध्रुवों के ऊपर जो इसकी स्थिति है, वो किस प्रकार का है, ध्रुवीय भाग इसका किस प्रकार का है, वो दिखने में कुछ चपटा है। अब जो ये पृथ्वी है, जिसको मुख्यतः हम इसकी जो आकृति का नाम देना चाहे, तो किस प्रकार की ये आकृति का नाम हम इसको दे सकते हैं, जियोइड इसकी आकृति को हम बोल सकते हैं। यानी कि इसको किस प्रकार का माना जाता है, जियोइड। अब ये जो ग्रह है, अर्थात जो पृथ्वी है, अन्य पार्थिव, अन्य जो पार्थिव ग्रह है उनसे क्या है, पार्थिव ग्रहों से भिन्न है, अलग है ये अन्य ग्रहों से। पार्थिव ग्रह कौन कौन से, जो कि हमने आंतरिक ग्रह जिसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, वह तो इसके अंदर धरती भी शामिल है आंतरिक ग्रहों में, लेकिन यहां पर खुद हम पृथ्वी के बारे में बात करने लग रहे हैं, उसी के बारे में बात की जाने लग रही है। तो यहां पर जो ये अन्य ग्रह बच जाते हैं, जिसमें बुध, शुक्र और मंगल का नाम यहां पर हम शामिल कर सकते हैं। तो इन ग्रहों से ये क्या है, भिन्न है, और जिसके कारण से जो इसकी भिन्नता है वही इसको क्या बनाते हैं, इसके ऊपर जो जीवन है वो जीवन संभव होता है। किसके कारण से, जो ये अन्य ग्रहों से इसमें कुछ अलग विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण से इस पर जीवन यहां पर संभव है।
तो अब इसके बारे में भी यदि हम देखें कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन की संभावना यहां पर हम देखते हैं कि है, जीवन है, इसके ऊपर पाया जाता है, तो यहां पर बहुत सारे इसके वायुमंडल के अंदर जो गैसेज उपस्थित है, अर्थात जो वायुमंडल इसके ऊपर पाया जाता है या इसके ऊपर अन्य प्रकार के जो अवस्थाएं पाई जाती है, तो उन्हीं के कारण ही क्या है, ये पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन संभव हो पाया है। वायुमंडल में क्या है, कई प्रकार की गैसें, वायुमंडल में जो गैस है, कई प्रकार की जो गैसें हैं, जिसमें है हम मुख्यतः बात करें जो जीवनदायिनी गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन के बारे में, O2 के बारे में बात की जाए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जीवनदायिनी, जीवनदायिनी गैस जिसको बोला जा सकता है। और बहुत सारी गैस है कि कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके ऊपर, या अन्य अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ये स्थित होती है। अब जो ये यहां पर जो इसका लगभग 367 वर्ग किलोमीटर का जो फैलाव है वो कहां पर है, सागर का फैलाव इसके ऊपर है, यानी कि लगभग 367 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला हुआ है, पर इस पर क्या फैला हुआ है, सागर, समुद्र, महासागरों के रूप में जो 367 वर्ग किलोमीटर है, इसके ऊपर यहां पर क्या है, सागर का फैलाव है। अब जो यहां पर हम बात करने लग रहे हैं, ये बात यहां पर किसके बारे में की जाने लग रही है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो इसका एक हम यहां पर 367 वर्ग किलोमीटर के बारे में बात करने लग रहे हैं, जिसके ऊपर किसका फैलाव हमें देखने को मिलता है, सागरों का फैलाव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये 367 वर्ग किलोमीटर है, इसके ऊपर भी यहां पर क्या क्या है कि जो मंगल ग्रह है, इसकी यदि कंपैरिजन की जाए तो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल से कितना है ये, दो गुना, दो गुना इसको हम यहां पर मान सकते हैं। और उसी प्रकार से जो मंगल के अलावा यहां पर हम चंद्रमा के बारे में बात करें, चंद्रमा के क्षेत्रफल का ये कितना है, 9 गुना, यानी कि मंगल ग्रह के से तो कितना है, 2 गुना, और जो यहां पर चंद्रमा का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से ये कितना है, 9 गुना यहां पर है। तो इसके पृथ्वी के लगभग 367 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला हुआ है, सागर फैला हुआ है, जो कि क्या है, मंगल ग्रह के क्षेत्रफल से तो 2 गुना है और चंद्रमा के क्षेत्रफल से लगभग 9 गुना है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जो अन्य जानकारी है, यानी कि जो इसका धरातल है धरती का, इसका सबसे निचला भाग, यानी कि धरती के धरातल का, धरातल का सबसे निचला भाग, धरती का सबसे गहरा भाग, सबसे निचला भाग, वो कौन सा है, धरती के धरातल का सबसे निचला भाग, वो है मेरियाना गर्त। कौन सी गर्त, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो धरती का सबसे गहरा भाग है, मेरियाना गर्त कहां पर पाई गई है, ये प्रशांत महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर ये गर्त पाई गई है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई के बारे में बात करें, जो ये मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाई गई है, इसकी जो गहराई है वो लगभग कितनी है, लगभग 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। उसके बाद यदि हम बात करें इस धरती का जो सबसे ऊंचा भाग है, ये तो हमने बात की थी सबसे निचले भाग की, अब यदि हम बात करें सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग धरती का, उसके बारे में बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर की ऊंचाई यहां पर है। तो यहां पर आप एक अनुमान लगा करके देखिएगा कि यदि हम जो ये गहराई वाला भाग है और माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डाल दिया जाए उल्टा करके, तो यहां पर ये इसमें से हम लगभग 9,000 घटा देते हैं, तो यहां पर लगभग 2,000 मीटर का फिर भी यहां पर स्पेस बचता है। अर्थात जो गहराई वाला भाग है, गर्त वाला जो भाग है, वो यहां पर ज्यादा बैठता है। आगे बात करें तो धरती का जो व्यास है, धरती का जो व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 मीटर धरती का व्यास है, और इसको यदि मील में कन्वर्ट करें 7,926 मील इस धरती का व्यास है। अब धरती के तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में यदि देखा जाए, धरती का जो सामान्यतः तापमान है, यदि माइनस में बात करें, वो लगभग 80 तक देखने को मिल सकता है, इसे और ज्यादा माइनस में जा सकता है। और यदि उच्च तापमान के बारे में बात करें तो 58 से भी ऊपर ये जा सकता है। तो अधिकतम तापमान कितना मान सकते हैं? 58 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम -80 डिग्री सेल्सियस हम यहां पर मान सकते हैं। अब जो यहां पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो अवधि है दिन की अवधि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले पृथ्वी की गतियों के बारे में यदि देखा जाए, जो पृथ्वी है इसकी गतियों के बारे में, पृथ्वी की जो गतियां है वो कितनी है? पृथ्वी की जो गतियां है वो है दो। एक तो गति है घूर्णन गति, और दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण। दूसरी गति कौन सी है? दूसरी गति है परिक्रमण। एक गति कौन सी? घूर्णन, और दूसरी कौन सी है? परिक्रमण। जो घूर्णन गति है, जिसका अन्य नाम क्या है? दैनिक गति। इसी को क्या बोला जाता है? दैनिक गति इसको बोला जाता है। और जो परिक्रमण गति है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वार्षिक गति। गति हमारे पास पृथ्वी की जो गतियां है वो कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक को तो क्या बोला जाएगा? घूर्णन गति, और एक को क्या बोला जाता है? परिक्रमण। अब मान लीजिए कि ये जो अर्थ है, अर्थ को यहां पर ये एक काल्पनिक पिन यदि इसके अंदर से गुजार दी जाए, जिसको अभी हम नाम नहीं देंगे, और जिसके ऊपर ये क्या करे? रोटेट करे, यानी कि अपने ही अक्ष पर ये घूमती रहे, तो इसको कौन सी गति कहा जाएगा? घूर्णन गति, यानी कि इसी को दैनिक गति बोला जाता है। और जिसके कारण से ही क्या बनते हैं? जो दिन और रात बनते हैं, यानी कि इसी को दिन की अवधि जो दिन है, दिन व रात इसी गति के कारण बनते हैं। और जो धरती का जो दिन होता है, उस दिन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? दिन की अवधि 23.92 घंटे। 23.92 घंटे दिन की अवधि का यहां पर टाइम होता है, यानी कि घूर्णन गति। अब यदि बात की जाए यहां पर परिक्रमण गति की, परिक्रमण यानी कि यहां पर ये हमने क्या मान लिया? सन मान लिया, और ये धरती क्या करने लग रही है? इसका चक्कर कुछ इस प्रकार से लगाने लग रही है। अर्थात ये क्या करने लग रही है? इसकी परिक्रमा करने लग रही है। और इसी को इसका क्या बोला जाता है? परिक्रमण काल बोला जाता है, अर्थात वार्षिक गति इसको बोला जाता है। और इसी वार्षिक गतियों के कारण ही क्या होता है कि जो मौसम बदलाव है, या जो ऋतुओं का परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन है जो, वो सभी का सभी किसके कारण से होता है? इस परिक्रमण गति के कारण से होता है। और इसकी जो अवधि है वो कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है, जो परिक्रमण काल है, 365.25 दिन। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि एक लीप के वर्ष में कितने दिन होते हैं, क्योंकि हमें भी साथ के साथ पता चलता रहे कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ इन वीडियोज को देखने लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह
पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह संख्या में कितने हैं? केवल एक, यानी कि चंद्रमा है जो एक चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको हम अक्सर देख सकते हैं। पृथ्वी के बारे में देखा जाए, इसको और क्या बोला जाता है? इसको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। और इसके जो अन्य नाम है वो आप कमेंट करके बताइएगा, धरती को और किस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य की जो परिक्रमा है, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो किस प्रकार के कक्षा में करती है? जो दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में इसकी परिक्रमा करती है। जो ये सूर्य की परिक्रमा है वो किस क्रम में करती है? दीर्घ वृत्तीय कक्षा में करती है। अब जब ये सूर्य के चक्कर लगाती है, जैसे कि यहां पर सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो कभी घटती रहती है और कभी वो बढ़ती रहती है। तो मान लीजिए कि जो ये सबसे कम दूरी वाला पॉइंट है, जो ये कम दूरी वाला पॉइंट है, यानी कि ये यहां पर हमने क्या मान ली? अर्थ मान ली, अर्थ। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने यहां पर क्या मान लिया? ये हमने यहां पर क्या मान लिया? सन मान लिया, सन। और जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां पर हमने क्या मान लिया? अर्थ मान लिया। अब जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस है वो न्यूनतम है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी या निकटतम दूरी। तो इस दूरी को ही यहां पर क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अपसोर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसोर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसोर कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो ये कम से कम की जो दूरी है, इसी को क्या बोला जाएगा? उपसोर बोला जाएगा। यानी कि ये जो उपसोर की स्थिति बनती है, ये अक्सर कब बनती है? ये बनती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये स्थिति बनती है। इस समय जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी मानी जाती है? लगभग जो ये दूरी है कितनी मानी जाती है? 14 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है इस समय ये मानी जाती है। अब यदि हम बात करें, जो यहां पर अधिकतम दूरी वाला पॉइंट है, यानी कि अब मान लीजिए कि जो धरती की स्थिति है कुछ यहां पर है, इसको हम एक दूरतम बिंदु जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का है, इसको हम क्या मान लेते हैं? जो ज्यादा अधिकतम दूरी वाला बिंदु मान लेते हैं। इसी को हमने क्या बोल दिया? अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी इसको हम मान लेते हैं। तो इस वाली अवस्था में, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, जो कि यहां पर क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है अपसोर। अपसोर। उपसोर तो किसको बोला जाता है? न्यूनतम दूरी को। और अपसोर किसको बोला जाता है? अधिकतम दूरी को। ये जो दूरी है लगभग कितनी होगी? लगभग 15 लाख प्लस के से ज्यादा की दूरी है इसकी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने केवल अपने एक ग्रह के बारे में, जिसका नाम यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो दोस्तों किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। यदि कोई भी कमी आपको इस वीडियो के अंदर नजर आती है तो दोस्तों आप हमें आवश्यक लिखे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करवाए, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोज के अंदर उस कमी को दूर कर सके। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक लाइक भी करें और
आप यदि कुछ भी सुझाव हमें देना चाहते हैं, कोई कमी आपको नजर आती है, तो एक जो कमेंट है, कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत करवाइए। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।